ग्लेड फार्मा लिमिटेड ने तेलंगाना में अपने परिचालन का विस्तार करने की घोषणा की। उसने कहा है कि वह हैदराबाद के एक उपनगर जिनोम वैली में 400 करोड़ के निवेश से अपने परिचालन का विस्तार करेगी। मंत्री केटीआर से मुलाकात के बाद ग्लेड फार्मा के सीईओ श्रीनिवास ने गतिविधियों पर बयान दिया। संगठन के विस्तार से 500 स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ग्लेड फार्मा की घोषणा पर मंत्री केटीआर ने खुशी जताई है। केटीआर ने कहा, यह खुशी की बात है कि कंपनी जैविक, बायोसिमिलर और एंटीबॉडी, रिकॉम्बिनेट और इंसुलिन आदि जैसे उन्नत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केटीआर ने टिप्पणी की है कि यह जीनोम वैली में जीवन विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का एक आईना है। मंत्री केटीआर, गृह मंत्री महमूद अली और कई बीआरएस नेताओं ने छावनी विधायक सायना को श्रद्धांजलि दी है। वे सायना के आवास पर गए और उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की है। सायना के निधन की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और उन्होंने याद दिलाया कि विधायक 5 बार छावनी में काम कर चुके हैं। वह एक लोकप्रिय नेता थे और सायना का निधन बीआरएस पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। उनकी आत्मा को शांति मिले, वे परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। विधायक सायना का अंतिम संस्कार बिना औपचारिकताओं के संपन्न हो गया। औपचारिकताओं के संबंध में सरकार से कोई आदेश नहीं मिलने के कारण परिवार के सदस्यों ने हैदराबाद के मारेडमपल्ली कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया है। सायना के परिवार के सदस्यों को विधायक मैनमपल्ली हनुमंत राव ने समझाया और इस पर सायना के समर्थकों ने अपना आंदोलन बंद कर दिया है और बाद में सायना के दामाद शरद चंद्र ने अंतिम संस्कार पूरा किया। नंदमूरी तारक रत्न का अंतिम संस्कार जुबली हिल्स महाप्रस्थान के साथ संपन्न हुआ है और अंतिम संस्कार का जुलूस फिल्म चेंबर से महाप्रस्थानम तक जारी रहा है। चंद्रबाबू, बालकृष्ण और तारक रत्न परिवार के सदस्य वैंकुट रथ में थे और पहले पार्थिव शरीर को मैकिलाड से फिल्म चेंबर में ले जाया गया। एम्बुलेंस में तारक रत्न की शव के पास बालकृष्ण और विजय साई रेड्डी बैठे थे। तारक रत्न के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए कई राजनेता और प्रशंसक उमड़ पड़े। मंत्री तलसानी ने फिल्म अभिनेता तारक रत्न को श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने कहा है कि दुख की बात है कि वह हमारे बीच नहीं है। दुख की बात है कि 40 साल की उम्र में ऐसा हो रहा है। तारक रत्न ने 20 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और 30 फिल्मों के अभिनय किया है। वे हमेशा उत्साही रहते थे। मंत्री तलसानी ने कहा, वह उनकी आत्मा की शांति और उनके परिवार को हिम्मत देने की कामना करते हैं। मंत्री येराबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि एनटीआर के परिवार से करीबी संबंध है। उन्होंने कहा, तारक रत्न का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। फिल्म नायकों शिवाजी और वेंकटेश ने कहा कि तारक रत्न एक आजाद शत्रु है और दुख की बात है कि हर किसी को चाचा के नाम से बुलाने वाले तारक रत्न हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा, तारक रत्न एक अच्छे मित्र और अच्छे नेता है। उन्होंने तारक रत्न के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। तेलंगाना स्टेट ई-टेक प्रेसिडेंट, तेलंगाना स्टेट केबल टीवी ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट, बीसीएन और एबीएन मूवीज चैनल के चेयरमैन मिदेला जितेंद्र का जन्मदिन समारोह भव्य रहा है। सिटी विजन न्यूज चैनल के चेयरमैन शिवराम कृष्णा ने समारोह में भाग लिया और जितेंद्र को बधाई दी है। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि और खान विभाग की पूर्व निदेशक वीडी राजगोपाल ने मांग की है कि राज्यम चाहने वाली बीजेपी सरकार रामायण की रचयिता हमारे समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करे। वेंकटेश राजगोपाल के साथ रूबरू के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारे समुदाय को समान न्याय देना चाहिए। मंत्री हरीश राव ने चेतावनी दी है कि यदि बिना किसी ठोस वजह से सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हैदराबाद के पेटला बुरुज अस्पताल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य बनने के बाद बेड बढ़ाने, स्टाफ बढ़ाने, केसीआर किट, पोषण किट जैसी कई योजनाएं लाई गई है। एएनएम व आशा वर्करों को सलाह दी गई है कि प्रसव की तिथि से पहले जोखिम वाली गर्भवती को अस्पताल में ही भर्ती करा ले और इलाज मुहैया कराएं। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि मरीजों को अपने परिवार का सदस्य समझे, मरीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लोगों के दिए हुए पैसों से ही आपको वेतन मिल रहा है। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद वे गरीबों को जमीन देंगे, लेकिन पिछले 40 साल से उसके पास रही जमीनों को अब बीआरएस सरकार हड़प रही है।
इटिला राजेंद्र ने नंदनवनम और हस्तिनापुरम मंडल में प्रजा गोसा भाजपा भरोसा कार्यक्रम में भाग लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बंजारा हिल्स में बंगला नहीं मांगा, आसरा मांगा है। हैदराबाद आए गरीब लोगों ने शिकायत की है कि वे जियो नंबर 58 और 59 लाकर और उनके लिए मौजूदा बाजार मूल्य चुकाकर गरीबों लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, नंदनवनम में एक भी व्यक्ति को डबल बेडरूम नहीं दिया गया है। राज्य में एक भी गरीब को योजना का लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है कि उन दिनों जिन जमीनों को उन्होंने इतनी मेहनत से खरीदा था वे सरकारी जमीनें और वक्फ की जमीनें थी। गोशामल विधायक राजा सिंह ने खुलासा किया है उन्हें जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहा है। इस पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार और हैदराबाद सीपी सीवी आनंद को टैग करते हुए ट्वीट किया है। राजा सिंह ने खुलासा किया है कि सोमवार दोपहर 3:34 पर उन्हें एक पाकिस्तानी का व्हाट्सएप कॉल आया। सोमवार दोपहर 3:34 पर धमकी भरा फोन आया। उनका कहना है कि वे एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप कॉल के जरिए कहा कि वे उन्हें जान से मार देंगे। उनका कहना है कि उनके स्लीपर सेल सक्रिय है। राजा सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि इस तरह की धमकी भरे फोन आए दिन आ रहे हैं। राजा सिंह ने दावा किया है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें फोन किया उनके पास उनके परिवार की सारी जानकारी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीआरएस में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ मौजूदा विधायक, दूसरी तरफ लंबे समय के मौके का इंतजार कर रहे नेता नए शामिल हुए हैं। वरिष्ठों के उत्तराधिकारी सभी को फोकस एक साथ चुनाव पर है। सिटिंग फिर से रिंग में उतरने की तैयारी कर रही है और दूसरे मुकाबले में मौका पाने की पूरी कोशिश कर रही है। खासतौर पर कई कद्दावर नेताओं वाले पदों पर वर्चस्व की कोशिश की जा रही है। बीआरएस नेताओं ने संकेत दिया है कि वे अगले चुनाव में वामपंथी दलों के साथ मिलकर काम करेंगे और इसका असर कितना होगा, इस पर बहस जारी है। कुल टिकट किसे मिलेगा, छुट्टी किसे मिलेगी, इस बात की चिंता सता रही है। यह सब एक तरफ है तो दूसरी तरफ बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर रणनीति तैयार करने में लगे हैं। राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान राजनीति, राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत, चुनाव के उद्देश्य से उनकी चाल आदि की गहराई से गणना की जा रही है। बीआरएस के पास वर्तमान में राज्य विधानमंडल की कुल 119 सीटों में से 104 सदस्यों की संख्या है। बीआरएस नेता और सीएम केसीआर अगला चुनाव जीतने और हैट्रिक बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी को मजबूत करने के लिए उपाय किए गए। 65 लाख लोगों ने बीआरएस की सदस्यता भी ली है। विधायिका के अंदर और बाहर बहुत मजबूत होते हुए भी कई संगठनात्मक त्रुटियां हैं और नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष शर्मनाक हो गया है। राजनीतिक पुनर्मिलन के नाम पर बीआरएस में शामिल होने वाले अन्य दलों के विधायकों के साथ मौजूदा विधायकों और अन्य मजबूत नेताओं के बीच 40 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में सत्ता संघर्ष जारी है। कई नेतृत्व वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जिन नेताओं को लगता है कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा, वे चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ अपना रास्ता खोजना चाहते हैं। नई पीढ़ी के नए नेता अगले विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और पार्टी नेता केसीआर का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी समेत कई नेताओं के वंशज मैदान में उतर रहे हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वे चुनाव लड़ना चाहते हैं वह मौजूदा बैठकों की स्थिति के बारे में चर्चा है। इस बार कई सांसदों और एमएलसी के विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद है। सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पहले से ही दुबक्का रिंग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। सांसद मालोद कविता पी रामलू, रंजित रेड्डी, मंत्री सत्यवती राठौड़, एमएलसी कादियम श्रीहरि, शांबीपुर राजू, पाड़ी कौशिक रेड्डी, पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, शेरी सुभाष रेड्डी और अन्य है। असेंबली रिंग में प्रवेश करने के लिए उत्साहित है। क्या बीआरएस से कोई संकेत आ रहा है कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों से कोई गठबंधन नहीं होगा और सिर्फ समझ वाम दलों को लगता है कि राज्य के अस्तित्व के लिए विधानसभा में प्रतिनिधित्व जरूरी है। सीपीआई मधिरा, पालेरू, भद्राचलम, मिरियालगुडेम या हुजूर नगर, मुनुगोडु, हुस्नाबाद, कोत्तागुडेम और कुछ अन्य विधानसभा सीटों पर दावा कर सकती है।
मधिरा को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीआरएस के मौजूदा विधायक है। ऐसे में क्या होगा, यह चर्चा का विषय बन गया है। दूसरी ओर बीआरएस की सहयोगी एमआईएम ने घोषणा की है कि वह इस बार 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीआरएस पर इसके असर को लेकर चर्चा भी जारी है। बीआरएस नेता और सीएम केसीआर के इस बार भी जीतने और दक्षिणी राज्यों में लगातार तीसरे सीएम के रूप में रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है। व्यस्त रहते हुए अगले विधानसभा चुनाव के लिए आवश्यक गतिविधियों पर काम कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से मौजूदा विधायक, प्रमुख नेता और अन्य पार्टियों के नेता नफा नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। राज्य बनने के बाद 2014 से 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार केवल एक बार उन निर्वाचन क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जीते जहां उन्होंने जीत दर्ज की, एक बार भी नहीं जीता। इसके अलावा एससी और एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों और लोकसभा क्षेत्रों के भीतर भाजपा के सांसद वाले विधानसभा क्षेत्रों के दायरे में पार्टी की स्थिति की जांच की जा रही है। ऐसा लगता है कि केसीआर ने संगठनिक दोषों को दूर करने और चुनाव की तैयारी को दिशा देने के लिए जल्द ही पार्टी की एक व्यापक बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर स्पष्टता हो सकेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अदिला श्रीरामुलु यादव ने कहा है कि सीएम केसीआर को कार्यकर्ताओं को भूलकर आंदोलन के गद्दारों को नियुक्त करने का श्रेय दिया जाता है। भाजपा नेताओं ने अमर छात्र सिरिपुरम यद्यप्पा और समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ माहेश्वरम मंडल के नागाराम ग्रामीणों ने यदग्या की समाधि पर अडेला श्रीरामुलु ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम केसीआर ने कार्यकर्ताओं के परिवारों से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने दुखद जताया और उन्होंने पूछा है कि तेलंगाना के कार्यकर्ताओं के परिवारों को 10 लाख मुआवजा और वे घर में एक व्यक्ति को नौकरी कब देंगे। उन्होंने कहा है कि जब वे सत्ता में आएंगे तो वे सरकार द्वारा सिरिपुरम यदया के परिवार के लिए किए गए वादों को पूरा करेंगे और नागाराम ग्राम पंचायत के अन्य क्षेत्रों का नाम उनके नाम पर रखेंगे। एक स्मारक स्तूप और एक भवन का निर्माण करके और लोगों की आकांक्षा को पूरा करेंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने उम्मीद जताई है कि उनकी प्रजा प्रस्थान पदयात्रा के दौरान चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, पदयात्रा नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि पदयात्रा की अनुमति के लिए वह एक बार फिर तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने पूछा, क्या जनता के मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को निलंबित करना गलत है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस नेता अपनी पदयात्रा को मिल रहे समर्थन से डरे हुए हैं। बीआरएस के नेता सत्ता की भूख के कारण वे मनमानी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे पूर्व सांसद पोगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे जल्द ही वाईएसआर तेलंगाना पार्टी में शामिल होंगे। वाईएस शर्मिला ने एक बार फिर बीआरएस विधायकों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है और हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक स्थगित करने का ऐलान किया है। रोहित रेड्डी ने पहले मामले में ईडी की जांच को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई है। रोहित रेड्डी के वकील ने ईडी काउंटर पर जुर्र के लिए समय सीमा मांगी और ईडी इस मामले में रोहित रेड्डी से 2 दिन पहले ही पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने सवाल किया है कि विधायकों की सौदेबाजी के मामले की जांच में अधिकारियों का क्या मतलब है। ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। संध्या कन्वेंशन के एमडी श्रीधर राव को दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद में गिरफ्तार किया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के रिश्तेदारों ने श्रीधर के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोप लगा है कि उन्होंने एक दीवानी मामले में उनके साथ 250 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस हैदराबाद आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर श्रीधर राव के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज है। वह पूर्व में 2 बार गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद श्रीधर राव को पुलिस ने जीवान से एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के राजेंद्र नगर कोर्ट ले गई और संध्या कन्वेंशन के एमडी श्रीधर राव ने कहा कि उन्होंने 180 करोड़ खुद चुकाए हैं। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को लड़ेंगे और उनके पास सारे दस्तावेज हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह कोर्ट में पेश करेंगे। श्रीधर ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के रिश्तेदारों पर झूठ बताकर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया।
साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने हैदराबाद शहर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह को पकड़ा है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने ओल्ड सिटी के एक घर में छापा मारा। क्राइम डीसीपी शबरीश ने बताया कि इन छापेमारी में 27 लाख के नकली नोट जब्त किए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि रामेश्वरी नाम की महिला समेत गिरोह के 3 प्रमुख सदस्य थे, जिसे हिरासत में ले लिया गया है।